नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए थे नोट्स का, क्लास 12 का नोट्स का, उसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन आज हम लोग करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन है तो अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेगा। अगर लैंगिक कहता तो दो हो जाता, क्योंकि नर और मादा दोनों, लेकिन इसमें नर मादा की बात ही नहीं है। अलैंगिक जनन कह रहा है तो एक ही भाग लेगा। जैसे कलम, हम लोग गुलाब वगैरह का कलम जो रोपते हैं तो इसमें एक ही जनक भाग लिया। जैसे लाल गुलाब का रोपे तो लाल ही गुलाब का जो उसका कलम लगाएंगे तो लाल ही गुलाब होगा। जो सफ़ेद गुलाब है तो उसका सफ़ेद ही गुलाब होगा। पिंक है तो पिंक ही होगा। मतलब इसका एक ही जनक इसमें भाग लेता है। चलिए, और भी इसके अलावा भी जैसे रोपण विधि भी कह दे अगर क्वेश्चन आ जाए, या विखंडन विधि क्वेश्चन आ जाए, सभी में एक ही जनक भाग लेते हैं। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब विभाजन के द्वारा, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, ये सभी द्वारा लैंगिक जनन होगा पौधों में। जैसे इसके अलावा और भी कुछ रहे, जैसे मान लीजिए कि इन तीनों के अलावा यहाँ पे दे सकता है कि बीजाणु का बनना, पुनर्जनन रहे, खंडन रहे, कायिक परिवर्धन रहे, ये सभी में पौधों में लैंगिक जनन की सब विधि है। सभी ये तीनों के अलावा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरा में। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों के द्वारा। नेक्स्ट, मादा पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग होता है। मादा पुष्प का कौन सा भाग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयांग। पुष्प का भाग जयांग हो जाएगा। अगर नर बोलता तो पुमंग हो जाता, और मादा बोला तो जयांग हो गया। नेक्स्ट, नर पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग है। यहाँ पे नर भी आ गया तो इसका पुमांग हो जाएगा आंसर। कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है। तो कायिक जनन की कृत्रिम विधि यहाँ पे हो जाएगा, रोपण भी कायिक जनन में आ जाएगा, कलम भी, दाब भी, उत्तक भी, ये सभी, मतलब ये सभी हो जाएगा। कायिक जनन किसे कहते हैं समझ जाइए। जैसे ऐसा ही प्रक्रिया है कायिक जनन जो है एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पादप शरीर का कोई भी जो भाग होता है, मतलब जो पेड़ पौधे का कोई भी भाग होता है, वो अलग होकर एगो अलग सा स्वतंत्र पादप के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब कोई पेड़ है ना, जैसे पेड़ है, ये पेड़ का ही अंग हो गया, तो ई मान लीजिए कि अलग हो गया इतना सा इससे, और अलग होके ये अलग एगो पेड़ बना दिया। जैसे गांव में हम लोग बोलते हैं सट्टा वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर सट्टा के द्वारा ई भाग के अलग कर दिए और इसको फिर इधर रोप दिए तो एक नया पौधा बन जाता है। तो ये सब कायिक परिवर्धन के मतलब यही होता है, कायिक जनन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। तो आलू में स्तंभ के द्वारा होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पराग थैले किनमें पाए जाते हैं। तो पराग थैले पाए जाएंगे परागकोश में। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए हम लोग, पूरा डिटेल, तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि इसके अगला में हम लोग जाने थे कि एक अगला क्वेश्चन था, नर पौधे का नर भाग और मादा भाग, तो इसको बोलते थे पुमंग, इसको बोलते थे जायांग। ये जो पुमंग है इसके अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ये वाला भाग है जिसको बोलते हैं तंतु, मतलब फिलामेंट, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं परागकोश। अब परागकोश इसी के अंदर रहता है परागकण। परागकोश के अंदर परागकण हो गया, और ये जुड़ा होता है, ये वाला जो टहनी है इसको बोलते हैं तंतु, मतलब फिलामेंट।
ये हो गया तंतु, फिलामेंट तंतु हो गया, और परागकोश हो गया भाग पुमांग का, मतलब ये सब नर जननांग हो गया पौधे का। अच्छा, मादा जननांग क्या हो गया? ये जयांग। जयांग के अंतर्गत देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे पार दीजिए, तो ये वाला जो भाग है ऊपर वाला सबसे ऊपर, इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ये होगा वर्तिका। वर्तिका, ये हो गया, इसको बोलेंगे ये वाला जो भाग, इसको बोलेंगे अंडाशय। मतलब ये 3 गो भाग हो गया, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ये तीनों भाग जयांग का भाग है, मतलब मादा वाला भाग है। ये जो वर्तिकाग्र देख रहे हैं, ये पराग कोश में जो परागकण होते हैं, यही उड़ के परागकण यहाँ पे आएंगे वर्तिकाग्र पे। तो ये फीमेल वाला भाग पे अगर ये आएगा परागकण, तो यहीं पे फिर यहाँ के बाद परागकण कहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा यहाँ पे वर्तिका में, और वर्तिका से फिर यहाँ पे अंडाशय में प्रवेश कर जाएगा। ये इसकी क्रिया विधि होती है पौधे का। और यहाँ पे आने के बाद यहीं पे फिर इसका फिर निषेचन, यही पूरा क्रिया निषेचन क्रिया कहलाया पौधे का। तो नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। तो पराग थैले निम्न से, पराग थैले किन में पाए जाते हैं? तो परागकोश में हो गया। एक ही फल के भीतर परागकोशों के परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो ये स्वपरागन कहलाएगा, क्योंकि खुद हो रहा है, और खुद हो रहा है इसमें निषेचन की क्रिया। तो क्या चीज़ कहलाएगा? ये स्वपरागन कहलाएगा, क्योंकि परागन की क्रिया स्वयं हो रहा है। तो परागन की क्रिया वही जो पूरा प्रक्रिया इसके पहले बताए, जो निषेचन हम बोले थे, वही परागन होता है। निषेचन होता है जंतुओं में, और परागन वही निषेचन की क्रिया जो होता है, जो वही इसमें पौधा में कहेंगे वही क्रिया को तो परागन कहेंगे, लेकिन जंतु में क्रिया वही क्रिया होगा तो वह निषेचन कहलाएगा। जो नर और मादा वाला भाग मिलेगा जंतु में तो कहलाएगा निषेचन, और पौधों में बोलेंगे वही क्रिया को परागन। चलिए नेक्स्ट, मादा मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में हो गया, मतलब फैलोपियन नलिका में हो गया। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि शुक्राणु जो होते हैं, नर का शुक्राणु वो मादा के फैलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु जब आता है तो वो वहाँ दोनों का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद वही फिर निषेचित होके और वही फिर आगे चल के भ्रूण बनता है, और 9 मंथ बाद एक बच्चे का जन्म होता है। एक क्रिया होता है, यानी कि नर मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग बोलेंगे। आगे 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो शुक्राणु भंडारण मतलब शुक्राणु एक जगह जमा कहाँ होंगे? तो ये तो प्रश्न में हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेगा तो युग्मक जनन हो गया। जैसे नर और मादा, नर का आ गया शुक्राणु और मादा का अंडाणु। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसका युग्मक और इसका युग्मक दोनों आया, और यहाँ पे मिलन हुआ तो ये दोनों युग्मक था, मतलब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों का मिलन हो गया तो दोनों युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण किया, युग्मनज का निर्माण किया, और वही आगे चल के फिर भ्रूण का निर्माण करेगा। तो यही निषेचन की क्रिया कहलाया पूरा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि युग्मक जनन से आकार जनन तथा अंग जनन बनने तक की सभी अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो सभी को सम्मिलित रूप से भ्रूण जनन ही बोलेंगे। आगे
युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन क्रिया होने के परिणाम स्वरूप उसकी बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ये तो विदलन कहलाएगा। आगे 16 नंबर, शुक्राणु तथा अंड कोशिका का उसके केंद्रों सहित समेकन होकर युग्मनज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये तो निषेचन होगा, हम लोग जाने इसके पहले। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आधांत्र बन गई होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो गैस्ट्रुला हो जाएगा। आगे, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पूरा प्रक्रिया कहलाता है परिवर्धन। एक अंडा से लेके वयस्क तक, अंडा से लेके वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया कहलाता है परिवर्धन। यहाँ से लेके यहाँ तक के जो बड़ा हुआ, यहाँ तक की प्रक्रिया हुआ, ये कहलाएगा परिवर्धन। आगे नेक्स्ट, आकार में होने वाली बाहरी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो आकार में होने वाला बाहरी परिवर्तन है, ये कहलाएगा आकार जनन। ये तो सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट, मौरुलाकी कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि कोशिकाओं की एक परत ब्लास्टोसोल को घेरे रखती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो ब्लास्टूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। तो नर और मादा दोनों प्रकार के पाया जाएगा, मतलब ये उभयलिंग ही होंगे। इसके अलावा जैसे कह दे परजीवी, परजीवी, घोंघा, घोंघा, कीड़े, इड़से, ये जो है इस सभी जो है सभी अकशेरुकीय जीव हैं। और अकशेरुकीय जीव होंगे तब ये नर रहे चाहे मादा रहे, मतलब नर और मादा दोनों जनन अंग इसमें पाया जाएगा, और दोनों नर जनन अंग पाया जाएगा। और इसका क्या क्या उदाहरण हो गया? तो उभयलिंगी हो गए, परजीवी हो गए, घोंघा, कीड़ा, ये जितना भी जीव है या पौधा है, इसके शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। पौधा में याद रखिएगा, जैसे उड़हुल वगैरह है ना, उड़हुल में भी नर वाला और मादा वाला दोनों अंग इसमें पाया जाता है। चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग पे आते हैं। तो कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, क्या कहलाता है? मतलब कह रहा है जीव अपने जैसे जीव को अगर जन्म देगा तो वो जनन कहलाएगा। सिंपल सा चीज़ है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो अधिक विभिन्नताएं किस में मिलेगी? जब भी मिलेगी तो लैंगिक जनन में ही मिलेगी, क्योंकि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा, ये 2 को भाग लेते हैं। अगर अलैंगिक जनन में कहते हैं तो अलैंगिक जनन में तो एक ही जनक भाग लेते हैं, और एक ही जनक भाग लेंगे तो जो उसका गुण होगा वही उसके जो संतान होगा उसका गुण भी सिर्फ सब वही गुण होगा। जैसे अगर लाल, जैसे मान लीजिए कि अगर जो जिस तरह का पौधा रोपेंगे वो उसका अगर कन्नी वगैरह लगाए, मतलब अगर उसका कलम लगाए तो वही पौधा के कलम वही पौधा के जितना भी विशेषता है वही लावेगा। लेकिन अगर लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग ले रहा है तो इसका जो इससे जो जन्म लेगा बच्चा, तो ये नर वाला जो भी गुण होगा, मादा वाला जो भी गुण होगा, सब ये सम्मिलित रूप से इसमें पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। ये में विभिन्नताएं ज़्यादा होगी लेकिन अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होगी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो अलैंगिक जनन कह रहा है तो इसमें एक ही जनक भाग लेंगे। 25 नंबर, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है?
तो युग्मनज का निर्माण होगा। हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो शिशु को जो जन्म देगा वो जरायुज कहलाएगा। शिशु को जो जन्म देगा वो जरायुज कहलाएगा, और जो शिशु को जन्म ना देकर अंडा को जन्म देता है वो अंडज कहलाता है। तो देखिए, जैसे इसमें थोड़ा सा समझने का चीज़ है कि जो जरायुज होते हैं, जो शिशु को जन्म देते हैं, उसका पहचान समझिए। पहला पहचान है कि उसका जो कान होगा वो बाहर की ओर होगा। दूसरा है उसमें आस्तन ग्रंथि भी पाया जाता है। तीसरा हो गया शरीर पर बाल भी होते हैं, उसके शरीर पर बाल भी होंगे। चौथा है कि अपने बच्चों को जब जन्म देगा तो दूध पिलाएगा। इस समझिए एक एक। पहला क्या विशेषता हो गया जरायुज का, मतलब जो डायरेक्ट बच्चा को जन्म देगा, मतलब अंडा नहीं, जो बच्चा को जन्म देता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है कि कान बाहर की ओर होगा, पहचानने का नियम। दूसरा क्या है, स्तन ग्रंथि भी उसमें पाया जाएगा। तीसरा क्या है, तो शरीर पर बाल भी होते हैं, उसके शरीर पर बाल होंगे। चौथा क्या है कि बच्चे उसके जो बच्चा जब हो जाएगा तो बच्चा अपनी माँ से दूध पिएगा, मतलब माता दूध भी स्रावित करेंगी। ये चारों विशेषताएं होती हैं जरायुज के। अच्छा, इसमें बता दिए लगे कि पुरुष में अगर पूछे जाए कि स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है कि नहीं, इसका जवाब होगा बाबू, इसका जवाब होगा हाँ, पुरुष में भी पाया जाता है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ये क्वेश्चन देता है, बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है, इसलिए इसको अलग से हम बता दिए। तो अलग देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, जब संतति प्राणी का विकास युग्मनज से होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे भ्रूणोद्भव कहेंगे इसको। चलिए आगे, क्योंकि युग्मनज से जो निर्माण हो रहा है तो आगे हम आप लोग का चर्चा कर चुके, युग्मनज आगे चल के भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है उसका, तो इसीलिए इसका भ्रूणोद्भव इसका आंसर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन क्या था, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो अंडाणु बनने की विधि अंड जनन हो जाएगा। चलिए, शुक्राणु बनने की विधि क्या कहलाएगा? तो शुक्राणु बनने की विधि शुक्राणु जनन हो जाएगा, सिंपल सा। तो चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके, और जितना भी तरह का गेस वगैरह है उसको भी हम लोग लाने का कोशिश करेंगे, जितना भी तरह का हम अपना नोट्स है उसको भी लाने की कोशिश करेंगे, और कम से कम एक चैप्टर से कम 100 से 125 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम लोग करा देंगे। चूँकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा जो नंबर है, अब ऑब्जेक्टिव सही आएगा तो